आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ललितपुर में देर रात आई तेज आंधी और बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया है। तेज हवाओं के चलते शहर के कई इलाकों में पेड़ गिर गए, जिससे संपत्ति को नुकसान पहुंचा है और बिजली व्यवस्था प्रभावित हो गई है। रात करीब 12 बजे कसाई मंडी क्षेत्र में पानी की टंकी से सदर कांटे की ओर जाने वाले मार्ग पर एक नीम की पेड़ की करीब 30 फीट लंबी डाल टूटकर सड़क पर गिर गई। हादसे में एक मकान का छज्जा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं तालबपुरा रोड स्थित आनंद भोजनालय के पास एक पेड़ सड़क के किनारे खड़ी कार पर भी गिर गई, जिससे वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। शहर के अन्य हिस्सों में भी पेड़ गिरने और बिजली के तार टूटने की घटनाएं सामने आई है। बिजली के तार क्षतिग्रस्त होने से मोहल्लों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है, जिससे लोगों को रात भर परेशानियों का सामना करना पड़ा। आंधी और बारिश के बाद नगर प्रशासन और बिजली विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची और मार्गों से गिरे पेड़ों को हटाने तथा बिजली आपूर्ति बहाल करने का काम शुरू कर दिया। तो वहीं पीलीभीत में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हो गया, जबकि फायरिंग के दौरान एक कांस्टेबल भी जख्मी हो गया। जानकारी के अनुसार पुलिस को आरोपी भी की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ के दौरान एक कांस्टेबल भी घायल हो गए, जिसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। घायल आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक घायल आरोपी पीलीभीत के बिलसंडा क्षेत्र में हुए चर्चित व्यापारी हत्याकांड में शामिल बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी के आपराधिक इतिहास समेत घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। तो वहीं पीलीभीत के बिलसंडा क्षेत्र में हुए व्यापारी हत्याकांड के बाद जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। बीजेपी नेता डीके गुप्ता के रिश्ते में के मामा पप्पू गुप्ता की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में अधिकारियों ने परिजनों से मुलाकात कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। घटना के बाद ज्ञानेंद्र सिंह और सुकीर्ति माधव सरकारी अमले के साथ मृतक के घर पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत कर उन्हें हर संभव सहायता और न्याय का आश्वासन दिया है। जानकारी के अनुसार पप्पू गुप्ता दो पक्षों के बीच हो रहे विवाद के बीच बचाव करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्हें गोली मार दी गई। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। ये घटना बिलसंडा क्षेत्र के ज्वाला मैरिज लॉन के पास हुई थी, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव ने बताया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 विशेष टीमों का गठन किया गया है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आपको बता दें कि पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी घायल भी हो गए हैं। बहुत ही दुखद घटना है ये और तुरंत असुविधा हमारे साथ में ही है। अभी मतलब तुरंत उस पर कार्रवाई होगी और हम लोग पूरे परिवार के साथ में हैं और जो भी मदद हो सकती है सरकारी मदद तो हम लोग परिवार को दिलाने की कोशिश करेंगे। और जिन लोगों ने ये वारदात की है जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी और उनके खिलाफ बहुत ही कठोर कार्रवाई। यानी बहुत ही दुखद घटना है ये। तो वहीं पीलीभीत के पुरनपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक चोरी की घटनाओं की जांच के दौरान सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसके आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद की। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि वो अन्य चोरी की घटनाओं में शामिल हो रहे हैं या नहीं। क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं पीलीभीत के पुरनपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास से एक अवैध तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ। बरामदगी के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पूछताछ और कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में
अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सघन चेकिंग भी जारी रहेगी। तो वहीं संभल जिले के इंचोली पंचायत घोटाले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 तत्कालीन ग्राम सचिवों को निलंबित कर दिया है। मामले में 5,23,000 रुपए की वित्तीय अनियमितता सामने आने के बाद विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई। जांच में ODF प्लस ग्राम निधि और मनरेगा जैसी योजनाओं में गड़बड़ी और सरकारी धन के दुरुपयोग की पुष्टि भी हुई है। संयुक्त जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, इससे पहले मामले में ग्राम प्रधान रघुनाथ के खिलाफ भी कार्रवाई की जा चुकी है। प्रशासन ने वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए ग्राम प्रधान से 2.61 लाख रुपए और संबंधी सचिवों से भी इतनी ही राशि वसूलने के आदेश भी दिए हैं। इसके अलावा 4 अन्य सचिवों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। उनके खिलाफ अलग अलग अधिकारियों को जांच सौंपी गई है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं मैनपुरी में भारतीय मानक ब्यूरो की टीम ने एक ज्वेलरी दुकान पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सोने से संबंधी सामग्री को सीज कर दिया है। भारतीय मानक ब्यूरो के डिप्टी कमिश्नर हर्षित कुमार जैन ने बताया कि विभाग को शिकायत मिली थी कि एक ज्वेलरी दुकान में बिना वैध दस्तावेजों के सोने की खरीद, बिक्री और भंडारण किया जा रहा है। शिकायत के आधार पर टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की है। जांच के दौरान शिकायत सही पाई गई और दुकान संचालक आवश्यक वैध लाइसेंस एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। अधिकारियों के अनुसार दुकान मालिक के मौके पर मौजूद न होने और वैध लाइसेंस नहीं दिखाए जाने के कारण सीजर की कार्रवाई की गई है। भारतीय मानक ब्यूरो का कहना है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और नियमों के पालन को सुरक्षित करने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज हम बॉबी ज्वेलर पे आए हैं। इसके रिगार्डिंग हमें कंप्लेंट मिली थी कि ये बिना BIS रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के हॉलमार्क ज्वेलरी और विदाउट हॉलमार्क ज्वेलरी, जबकि ये मैनपुरी मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट है, बिना BIS से लाइसेंस लिए न तो हॉलमार्क ज्वेलरी या विदाउट हॉलमार्क ज्वेलरी न तो स्टोर हो सकती है, न सेल हो सकती है। उसके बाद बॉबी ज्वेलर के बिना हॉलमार्किंग सर्टिफिकेट के, BIS से बिना रजिस्ट्रेशन के वो ये क्लेम कर रहे हैं, वो उधर दिखाइए, वहाँ पर कैमरा उधर दिखाइए कि वो BIS हॉलमार्क ज्वेलरी रखते हैं और वो BIS ऑथराइज्ड है, जबकि उनके पास BIS से कोई भी ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है। व्यापारी के नाराज होने का एक रीजन है, वो रीजन ये है कि यहाँ पे व्यापारी की अनुपस्थिति में दुकान पे घुस के उन्होंने माल को निकाला और जबरन उसको सील करने का प्रयास किया। हम लोग ये नहीं चाहते, हम लोग पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं एसोसिएशन के माध्यम से, और सारे स्वर्णकार व्यवसायी उनका पूरा कोऑपरेट कर रहे थे। हम लोगों का तर्क यही था कि जब दुकानदार नहीं है तो आपने किस बेस पे आके दुकान के अंदर घुस के माल निकाल लिया और उसको सील करके ले जाने लगे, आप किसको रिसीविंग दे रहे हैं? तो उसके एवज में उन्होंने क्या किया कि दुकान पे जो अलमारी लगी थी रिसीविंग उसको चिपका दी। जो दुकानदार था वो दवा लेने के लिए नोएडा गया हुआ। तो वहीं पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर खास से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को दबोच लिया गया है। पूछताछ और तलाशी के दौरान उसके कब्जे से चोरी की एक कार, 10,600 रुपए नगद और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी लखनऊ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बरामद सामान को कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि वो अन्य चोरी की घटनाओं में भी शामिल है या नहीं। सुनगढ़ी थाना पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन टीम ने जिला पूर्ति अधिकारी अनुपम तिवारी को कथित तौर पर 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार एक राशन डीलर ने एंटी करप्शन विभाग से शिकायत की थी कि जिला पूर्ति अधिकारी उससे हर महीने 40,000 रुपए प्रति क्विंटल राशन पर अतिरिक्त कमीशन की मांग कर रहे थे।
का आरोप था कि वो लंबे समय से इस दबाव का सामना कर रहा था। शिकायत के बाद एंटी करप्शन टीम ने योजना बनाकर कार्रवाई की और कथित रूप से रिश्वत लेते समय अधिकारी को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान एक अन्य अधिकारी मौके से भागने का प्रयास करता दिखाई दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और एंटी करप्शन विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत की मांग करता है तो उसकी शिकायत संबंधी भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों से करे ताकि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जा सके। जो राशन हम बांटते हैं उस पर वितरण जो होता है उस पर कमीशन लेते हैं ये DSO साहब। अच्छा, 25 रुपये कुंटल मांग रहे थे, मेरे से 40,000 मांगे थे। मैंने फिर जब दबाव में आके देने पड़े मुझे आज, और मैंने फिर गैल ही इसको विजिलेंस को बुलाया और तुरंत पकड़वाया। बाकी ARO साहब यहाँ से भाग गए। 10,000 उन्हें दे चुका हूँ मैं, कोई 10-15 मिनट पहले उन्हें दिए हैं, वह गाड़ी लेकर तुरंत निकल गए, वो पकड़ में नहीं आए हैं, वो भाग गए। हाँ जी। कितने रुपए मांग रहे थे आपसे? 40,000 रुपये मांगे थे मेरे से। ARO का नाम क्या है? जोगिंदर सिंह। किस बात के पैसे मांगते हैं तुमसे? राशन वितरण करने पे जो कमीशन है। कितना कमीशन मांगते हैं? 25 रुपये कुंटल। तो तुमसे और जनपद में और डीलर से भी? और का तो मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी बता रहा हूँ। तो वहीं जालौन के माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक माधोगढ़ उमरी रोड पर तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दोनों सगे भाई सड़क किनारे गिर गए और बेकाबू पिकअप उन्हें रौंदते हुए निकल गई। हादसे में बड़े भाई की मौके पर ही मौत हो गई और जबकि छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई रामचरितमानस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। घटना के बाद पिकअप चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने पिकअप को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी और फरार चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है और पूरे इलाके में शोक का माहौल है। तो वहीं सीतापुर में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। GIC के पास स्थित आरोग्य हॉस्पिटल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने अस्पताल परिसर में शव को रखकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मृतका की पहचान 22 वर्षीय कंचनी के रूप में हुई है, जो मिर्जापुर पिपरी गांव की निवासी थी। परिजनों के अनुसार प्रसव पीड़ा होने पर कंचनी को पहले जिला महिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज का हवाला देकर उसे एक निजी अस्पताल भेज दिया गया। आरोप है कि निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई और हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गलत उपचार और लापरवाही के आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में हंगामा की और कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल, CO सिटी और नगर मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण किया। जिला अधिकारी राजा गणपति R के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। देखो कैमरे की 9 बजे ऑपरेशन किया। इसके लिए भाई 2000 रुपये मांगे जांच के लिए। जांच का आधा घंटे में हो जाती है, आधा घंटे में ऑपरेशन कर दिया उसका। किसने ऑपरेशन किया? खराब हुई, जब तबीयत खराब हुई उसको लखनऊ रिफर कर दिया। किस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया कुछ मालूम है? नाम तो नहीं पता है सब। नाम तो कहाँ के रहने वाले? ग्राम कटघरा। जिला नहीं कटघरा, मौली। तो वहीं फिरोजाबाद के थाना लाइनपाट क्षेत्र स्थित रामनगर के खेड़े वाली माता मंदिर छारवा बाग के पास एक महिला की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पारिवारिक विवाद और गृह कलह को घटना का संभावित कारण माना जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में
रखते हुए मामले की जांच कर रही है। सूचना मिलने पर थाना लाइनपार पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। पुलिस परिजनों और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर मामले की विस्तृत जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम विजेंद्र है। मोहल्ला कौन सा? मोहल्ला खिरीवाली में आते पास छा है। थाना कौन सा लगता है? थाना लाइन पार। क्या मामला है आपका? कुछ मामला नहीं, तो अच्छे वाले खाना पीना आटा फाटा मारे धर लो। मैं छानी लगा रहा था, जना अचानक मूड बने जना खा एकदम भीतर जाके कुंडी दे ली, थारा दे लो। जो जिन्होंने फांसी लगाई आपकी कौन लगती है और क्या नाम है उनका? पत्नी गायत्री देवी। आपकी क्या मांगे हैं? कुछ नहीं, मैं पोस्टमार्टम चाहता हूँ। अब वैसे ही ये हमारे भाई हैं, इनकी घरवाली ने यानी हमारी भाभी ने कुछ आपसी गृह कलह से बच्चों के कारण कुछ फांसी वगैरह लगा ली है। अच्छा, थाने में आपने सूचना दी? हाँ, थाने मैंने SHO साहब को सूचित करा दिया और इधर के अपने लाइन पार के थाना इंचार्ज को सूचित करा दिया था, चौकी इंचार्ज को सूचित करा दिया। सभी लोग आ चुके हैं। सुनवाई में आ रहा है जब पोस्टमार्टम नहीं होने दे, क्या कारण रहा? हमारे भैया चाह रहे हैं कि पोस्टमार्टम ना हो, हमारी जो बॉडी है उसकी क्वारी ना हो, इस कारण बस हम पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं। तो पुलिस का क्या कहना है इस बारे में? पोस्टमार्टम आप मैंने दरोगा जी बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम होना ही होना है। अच्छा, आप क्या करोगे? आप देखते हैं क्या कहते हैं। हम तो दरोगा जी से कहना चाहेंगे पोस्टमार्टम मत करो, हमारी बॉडी की ख्वारी मत करवाओ और देख लो अपने। तो वहीं ललितपुर में देर रात एक मकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के चौका बाग स्थित पुराने सागर रोड पर बड़ी नहर के पास की है, जहां वेल्डिंग कारोबारी सोहित जैन के घर में अचानक आग भड़क उठी और बताया जा रहा है कि रात करीब 2 बजे आग लगने के बाद देखते ही देखते लपेटे ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि घर में मौजूद परिजन आग की लपेटे देखकर समय रहते बाहर निकल आए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग से घर में रखे सामान को भारी नुकसान पहुंचा है और पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद है। आग लगने के कारणों का पता लगाने की जांच की जा रही है और इस घटना के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है, जबकि प्रशासन नुकसान का आकलन करने में जुटा हुआ है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के चौगामा क्षेत्र स्थित कान्हड़ गांव में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 39वीं पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और तथा यज्ञ हवन और विचार मंथन गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता और ईंट भट्टा निर्माता समिति के अध्यक्ष विक्रम सिंह राणा ने कहा कि चौधरी चरण सिंह का जीवन संघर्ष, सादगी, ईमानदारी और जनसेवा का अद्वितीय उदाहरण था। उन्होंने हमेशा किसानों, मजदूरों और ग्रामीणों समाज के हितों की लड़ाई लड़ी है और उनके उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह की राजनीति सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से प्रेरित थी। आज इस चौगामा क्षेत्र का ये सौभाग्य है, आज उस महान आत्मा की पुण्यतिथि पर यहाँ चौगामा वासी इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने कहा था इस देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलियान से होकर के गुजरता है। आज हम सब मिलकर के उनको याद करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आदरणीय विक्रम सिंह राणा जी जो इस प्रोग्राम के आयोजक हैं, बधाई के पात्र हैं आप बहुत बहुत कि चौगामा वासियों को यहाँ इकट्ठा होने का एक मौका दिया और चौधरी चरण सिंह जी पर और इस चौगामा की उपलब्धियों पर विचार गोष्ठी का हम सबको बुला करके यहाँ
एक सबको एक ऐसा मौका दिया, एक ऐसा प्लेटफार्म दिया कि जिससे चौगामे के लिए और चौधरी चरण सिंह को याद करके उनके जो अच्छे कार्य हुए उनको बच्चों को, किसानों को बताने का जो एक मंच दिया, आप बधाई के पात्र हैं। चौधरी परमश्री देव भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की 39वीं पुण्यतिथि पर चौगामा क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह और चौगामा क्षेत्र एक विचार मंथन पर एक संगोष्ठी है। इसमें चौगामा क्षेत्र के सभी प्रबुद्ध लोग, जो भी हमारे 40-42 गांव हैं, सभी के लोग यहाँ प्रबुद्ध लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ये विचार कर रहे हैं। अब जो एक ये हमारा चौगामा क्षेत्र है, ये पुरातन महत्व का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ने सदा पुरातन काल से, सदियों से, जब जब भी इस राष्ट्र पर कभी विपत्ति आई है तो चौगामा। तो वहीं अम्बेडकर नगर में पेट्रोलियम एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ हुई कथित मारपीट और चुनौती की घटना को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष शेष कुमार वर्मा के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन के नेता शीतला सिंह ने आरोप लगाया कि सैदपुर भितरी स्थित जेपी फिलिंग स्टेशन के कर्मचारियों के साथ दबंगों द्वारा मारपीट की गई और चुनौती की घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि घटना की शिकायत को लेकर पहुंचे पेट्रोल पंप संचालक शशांक सिंह के साथ भी कथित तौर पर अनुचित व्यवहार किया गया। शीतला सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस घटना के कुछ पहलुओं को नकारने का प्रयास कर रही है, जिससे पेट्रोलियम कारोबारियों में नाराजगी है। उन्होंने संबंधी थाना प्रभारी के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग की है। पेट्रोलियम एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन आगे आंदोलन की रणनीति बना सकता है। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। का जो वीडियो वायरल हुआ है वो उसमें कुछ असामाजिक तत्व आए रात में 26 तारीख की रात में 11:30 बजे और हमारे फिलर के साथ जो है मारपीट किए। उसकी शिकायत लेके जब डीलर शशांक सिंह जो है मेरा भतीजा है वो वहाँ थाने पर जाता है तो उसके साथ थानाध्यक्ष महोदय अभद्र व्यवहार करते हैं और थाने में ही उसके सामने तहरीर की कॉपी जो है फाड़ के फेंक देते हैं और सिपाहियों से बोलते हैं पहले तो दबाव बना रहे थे। हाँ, दबाव बना रहे थे, समझौता करिए। जब उसने कहा कि मैं समझौता नहीं करूंगा, जो मैंने लिख के दिया है आप उसी पर जो है FIR कायम करिए, तो उन्होंने इस पर झल्लाते हुए और FIR की कॉपी फाड़ दिया और सिपाहियों से बोला इसको ले जाके लॉकअप में डालो, तब इसका दिमाग ठंडा होगा। उसके बाद सिपाहियों ने ले जा करके उसको लॉकअप में। तो वहीं राजधानी लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र में एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। मृतका की पहचान पारुल सक्सेना के रूप में हुई है, जो एक NGO के माध्यम से रहकर पढ़ाई कर रही थी। जानकारी के अनुसार छात्र का शव मिलने के बाद उसे बिना पुलिस को सूचित किए हरिद्वार में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जानकारी में दावा किया जा रहा है कि छात्र एक डॉक्टर के घर में रह रही थी और उसने फांसी लगाई थी। हालांकि मौत के कारणों को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि छात्रा के पिता से बातचीत के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी की जा रही थी। इसी बीच पुलिस को रात करीब 12:30 बजे घटना की सूचना मिली। गोमती नगर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मौत किन परिस्थितियों में हुई और क्या मामले में किसी प्रकार की लापरवाही था या अन्य तथ्य जुड़े हुए हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों का पता लगाया जा सकेगा। तो वहीं अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय ने दैनिक जागरण के सहयोग से प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। इस अवसर पर लगभग 300 मेधावी विद्यार्थियों को उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों और प्रतिभा के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शशांक त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि जयेंद्र कुमार तथा विशेष अतिथि
रामाशरण अवस्थी मौजूद रहे। विश्वविद्यालय के कुलपति भानु प्रताप सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणमान्य अतिथियों द्वारा वृक्षारोपण के साथ किया गया। ये पहल पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और सतत भविष्य के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का संदेश लेकर आई है, जिसके बाद आयोजित सम्मान समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को प्रसिद्ध पत्र सम्मान प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। तो वहीं उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से संचालित अस्पतालों और नर्सिंग होम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 फर्जी अस्पतालों और नर्सिंग होम को सील कर दिया है। मुख्य चिकित्सा डॉक्टर दीपा सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि जिला में बिना मान्यता, बिना दस्तावेज और बिना योग्य चिकित्सकों के संचालित अस्पतालों को किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। सीएमओ ने बताया कि टांडा तहसील क्षेत्र में चल रहे अवैध अस्पतालों और नर्सिंग होम पर कार्रवाई के लिए देवेश चौधरी और डॉक्टर सत्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई के दौरान कई फर्जी अस्पतालों को सील किया और उनके संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर भी दी है। डॉक्टर दीपा सिंह ने स्पष्ट किया है कि ये अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से संचालित अस्पतालों के साथ साथ पैथोलॉजी लैब और क्लिनिकों की भी जांच की जाएगी। जिन संस्थानों के पास आवश्यक दस्तावेज, पंजीकरण या योग्य चिकित्सक नहीं जा पाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई के बाद जिले में अवैध रूप से संचालित चिकित्सा संस्थानों में हड़कंप मचा हुआ है। ठीक है, वो उसमें जो एक घर में वो चला रहे थे, मतलब बाहर कोई बोर्ड वोर्ड नहीं था जो मैंने देखा है उसमें, तो उसका पता चलना भी बड़ा मुश्किल था कि यहाँ पे इस तरह के काम होते हैं। और जो हुआ तो वो खैर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा और उसको तुरंत सील कर दिया गया है। और उसी पे कार्यवाही करते हुए जो भी आसपास के इस तरह के जहाँ भी डिलीवरी होती है, मेरा फोकस उन्हीं जगह पे ज़्यादा है जहाँ पे ये डिलीवरी कराते हैं अनट्रेंड पर्सन, तो उसको बंद कराया गया है और सबकी FIR दर्ज होगी। और ये अभियान अब बहुत व्यापक तरीके से मैंने चलाया है और आज शाम तक आप। तो वहीं उन्नाव जिले की बीघापुर तहसील से कानून व्यवस्था और न्यायालय के आदेशों के पालन को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम गणेशी खेड़ा निवासी एक बुजुर्ग ने आरोप लगाया है कि न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद उनकी संपत्ति पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ित राजेंद्र पाल सिंह का कहना है कि उनकी भूमि पर बने गोदाम और दुकानों के ऊपर गांव के ही शिव प्रकाश सिंह द्वारा कथित रूप से जबरन निर्माण कार्य कराया जा रहा है। विरोध करने पर उन्हें धमकियां दी जा रही है और आरोप लगाया गया है। जानकारी के अनुसार मामले में दीवानी वाद संख्या 60 और 2026 के तहत न्यायालय में 14 मई 2026 को यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया था। पीड़ित का दावा है कि कोर्ट के आदेश की जानकारी संबंधी पक्ष और स्थानीय पुलिस को भी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी है। बुजुर्ग ने आरोप लगाया कि कई बार पुलिस और डायल 112 को सूचना देने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह छोटू है। ग्राम सभा हमारी मझिगवां है और हमारी भूमधरी नंबर पर भूमाफिया लोग कब्जा कर रहे हैं। हम इतने दिन से दौड़ भाग कर रहे हैं, तहसील थाना, कहीं हमको न्याय नहीं मिल रहा। बाकी IGRS मुख्यमंत्री जी को, DM साहब को और समाधान दिवस में तहसील में भी DM साहब को दिया, लेकिन इंसाफ कहीं नहीं मिल रहा है। हमारा स्टे है, उसके बावजूद भूमाफिया बराबर अपना काम चला रहे हैं। हमारे बने हुए लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। कौन लोग हैं, कहाँ के निवासी? यह गणेश वगैरह के रहने वाले हैं। शिवप्रकाश सिंह, सना चंद्रकर सिंह। शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे? शासन प्रशासन से यही मांग है कि हमारे को न्याय मिले। नए माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम सब परिवार राजेश कुमार है, लालमन खेड़ा गाँव है, 12 थाना है।
हम यहाँ कम से कम 12-13 साल से काम करते हैं और यहाँ पे जो भी प्लास्टर किया है छोटू भैया के कहने पे ही किया था। इन्होंने हमको मंजूरी दिया है, जो ज़बरदस्ती कर रहे हैं इन्होंने कभी हमको ना जानते थे, हाँ ना कभी हमको पैसे दिए साहब, लेकिन ये जो यहाँ से लेके वहाँ तक है सब छोटू भैया का मेरे है। मेरी दुकानों में कब्जा कर रहे हैं और मानने को तैयार नहीं है, बहुत उल्टा सीधा भी कहते हैं। हम मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे भैया। 2 महीने हो गए भैया। आपने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है? लगाई है भैया, बहुत गुहार मिला अभी तक? कुछ नहीं। तो वहीं बदायूं जिले के दातागंज कोतवाली क्षेत्र स्थित पुलिस आवासीय कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कमरे में लगे एसी में अचानक एसी ब्लास्ट हो गया। धमाके के बाद कमरे में आग लग गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार कमरा एक कांस्टेबल का था, जहां वो अपने एक साथी के साथ सो रहा था। अचानक एसी में हुए ब्लास्ट के बाद आग भड़क उठी, जिसकी चपेट में आने से दोनों लोग झुलस गए। हादसे में घायल कांस्टेबल और उसके साथी को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि घायल की हालत गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है और प्रारंभिक तौर पर एसी में तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट को हादसे की वजह माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज जारी है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।